स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 12 साइकोलॉजी इज इन हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 4 के लिए सर्च कर रहे हैं, या आप क्लास 12th में साइकोलॉजी पढ़ते हैं और आपको साइकोलॉजी पढ़ना है इसके लिए सर्च कर रहे हैं? सो अगर ऐसा है स्टूडेंट्स, तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इज इन तनिष्क क्रैश कोर्स चैनल। और इस चैनल पे स्टूडेंट्स मैंने क्लास 12th की साइकोलॉजी इज इन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मैंने समझाई है, दोनों ही पढ़ाई है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में मैंने कराई है और पूरी कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी बुक को मैंने फॉलो करके लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। सो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है, अगर आप नए हैं तब भी और अगर आप पुराने हैं तब भी। ठीक है, मीन्स टू से अगर आप मेरे ओल्ड अगर स्टूडेंट्स हैं जो पहले से जुड़े हैं चैनल से, कहने का मतलब। सो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का ये 4th पार्ट है, राइट। सो अभी तक हमने इसके 3 पार्ट्स को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आप सबसे कहूंगा कि उन वीडियोस को आप देखिए, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, वीडियो फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं किया है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 की सेपरेट प्लेलिस्ट है, या अगर आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको सेपरेट सेक्शन मिलेगा। क्लास 12 साइकोलॉजी इज इन हिंदी मीडियम सेपरेट पूरा सेक्शन है, जहां से आप पूरी तरह से अच्छे से देख सकते हैं। तो आपका कुछ भी मिस नहीं होना है स्टूडेंट्स, सो प्लीज आप जाइए और देखिए, अपनी साइकोलॉजी की स्टडी कीजिए। सो आज की क्लास के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सो आज की क्लास में हमें पढ़ना है, जो हमारा मेन एजेंडा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। तो आज हम समझेंगे प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार आखिर में होते क्या है। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम ही है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। बेसिकली ये जो हेडिंग है ये चैप्टर के नाम से ही है, बिकॉज आपका चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक विकार, जिसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसी के नाम से अगर ये हेडिंग है तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। मैं हर बार आपको कहता हूं, एक बार दोबारा से कहता हूं स्टूडेंट, साइकोलॉजी सिर्फ इसलिए नहीं आप पढ़ना कि एग्जाम आपको पास करना है। साइकोलॉजी पढ़ना अपने ज्ञान के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपनी लाइफ को सही से सर्वाइव करने के लिए, सही से टेक ऑन करने के लिए, और आपके आसपास जो लोग हैं उनको सही तरह से ज्ञान देने के लिए, उनको भी उनकी लाइफ से जुड़ी चीजों को समझाने के लिए। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको नॉलेज तो मिल रही है, इससे आप फर्दर अचीवमेंट तो लेंगे ही। ओके, सो इसके अंदर बेसिकली हमें मनोवैज्ञानिक विकार के अंदर जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार है, सबसे पहली जो आपको हेडिंग मिलती है जिसे हम कहते हैं कायरूप विकार। ठीक है, सो ये जो कायरूप विकार होता है ये क्या होता है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया है, ये आपका पेज नंबर 84 है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मैंने पिक्चर्स ले रखे हैं, ये पिक्चर्स आप सबके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन करने के लिए पिक्चर्स मैंने लिया है, ताकि आप सबको चीजें अच्छे से क्लियर हो। ये एनसीईआरटी पिक्चर्स नहीं है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है। एनसीईआरटी अपने बेस्ट बुक है, आप सभी जानते हैं, फर्दर आपके किसी प्रिपरेशन के लिए भी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, सो आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। सो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यह वे दशाएं या स्थितियां हैं जहां बिना किसी शारीरिक बीमारी के या शारीरिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं, राइट। कहने का मतलब ये है, ये जो कायरूप विकार है, ऐसी दशाएं हैं, ऐसी स्थितियां हैं जहां पर आपको कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती, आपको कोई बायोलॉजिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल आपको पेन नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ऐसे जो लक्षण मिलते हैं वो आपको लगते हैं कि ये आपके शरीर से जुड़े चीजें हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये शायद कोई बीमारी है। सो जबकि वो होता है मनोवैज्ञानिक विकार। ठीक है, कायरूप विकारों में व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां होती है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां होती है, मतलब वो चीजों को समझ नहीं पाता, वो इस चीज को समझ नहीं पाता, उसको जो समस्या है वो बेसिकली क्यों है, राइट। और वह शिकायत उन लक्षणों, उन शारीरिक लक्षणों की करता है जिसका कोई जैविक कारण नहीं होता। बेसिकली उन लक्षणों की शिकायत वो करता रहता है जिसका कोई जैविक कारण नहीं होता, मतलब जिसका कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं होता। बायोलॉजिकल रीजन का मतलब उसको हम मेडिकली हम उसको प्रूव नहीं कर सकते कि पर्सन को ये डिजीज है। इससे मान लेते हैं किसी पर्सन को लेट से उसको चक्कर आता है, ठीक है, तो उस पर्सन का टेस्ट कराया गया, उस पर्सन का जो है हर तरह से टेस्ट कराने के बाद, बायोलॉजिकली जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो उसका टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट ये आया कि उसको कोई भी इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको चक्कर आते हैं, राइट। तो ये जो विकार है, ये जो समस्या है, ये बेसिकली क्या होती है, इसे कायरूप विकार कहते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी उनको दौरे पड़ते हैं, राइट। तो उन लोगों को अगर आप देखेंगे जो साइकोलॉजिकली जो अफेक्टेड हैं, जिसको मनोवैज्ञानिक विकार जिसके अंदर है, उनके दौरे पड़ने का जो रीजन है, अगर उसको मेडिकली अगर प्रूफ करने की कोशिश किया जाए तो कोई रीजन नहीं मिलता। चाहे उनका सीटी स्कैन कराया जाए, एमआरआई कराया जाए, ठीक है, उनका हर तरह से टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर यही बोलेगा इस पर्सन को कोई भी डिजीज नहीं है,
या कोई भी इसके अंदर कोई बायोलॉजिकली कोई डिजीज नहीं लग रही है, फिर भी इस पर्सन को समस्या है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेसिकली ये कायरूप विकार। ठीक है, सो कायरूप विकार का मतलब यहाँ पर है कि पर्सन के शरीर में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, उसको पेन्स होंगे, ऐसी समस्या होंगी जिसका कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं होगा, तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। फिर आगे इन्होंने बताया स्टूडेंट्स कायरूप विकारों में पीड़ा विकार आता है, तो इसके भी प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला आपका है पीड़ा विकार, तो आपका ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बताया काय अलंबित विकार, ये आपका सेकेंड है काय अलंबित विकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है परिवर्तन विकार, और उसके बाद नेक्स्ट आपका है सुकाय दुश्चिंता रोग सम्मिलित होते हैं। तो ये आपके 4 फैक्टर बेसिकली यहाँ पर हो गया, 1 2, ये आपका परिवर्तन विकार हो गया और ये आपका 4th हो गया। ठीक है, सुकाय दुश्चिंता रोग सम्मिलित होते हैं। तो ये 4 प्रकार के इसके सेक्शंस आ जाते हैं, सब सेक्शन से कहते हैं, या इसके सब टाइप आ जाते हैं कायरूप विकार में। ठीक है, इसी तरह से और भी विकार है जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन एक एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको इजिली समझाने की कोशिश की ताकि शॉर्ट रहे और आपको चीजें अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, लर्न हो जाए, आप उसको अप्लाई कर पाए अच्छे से। ठीक है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने रियल लाइफ को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे पीड़ा विकार, जैसे हम कहते हैं पेन डिसऑर्डर। जो यहाँ पर पेन डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्या होता है? पेन डिसऑर्डर जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, पीड़ा विकार मतलब इस तरह की विकार में, इस तरह से मनोवैज्ञानिक विकार में जो पर्सन होता है, जो रोगी होता है, उसको बेसिकली पेन होता है, उसकी बॉडी में दर्द होता है। उस दर्द का कोई रीजन नहीं मिलता। कैसा रीजन नहीं मिलता? बायोलॉजिकल रीजन नहीं होता, मेडिकली उस दर्द का कोई रीजन नहीं है, लेकिन उस पर्सन को दर्द हो सकता है। वो दर्द किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, राइट? सर में दर्द हो सकता है दर्द उसके स्टमक में, उसके पेट में हो, या इसके किसी बॉडी के अदर हिस्से में हो, लेकिन उसका कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं होता। में अति तीव्र और अक्षम करने वाली पीड़ा बताई जाती है। मतलब जो रोगी होता है, जो इससे ग्रसित होता है, वो कहता है बहुत ही तीव्र और न सहने वाली पीड़ा होती है, या तो बिना किसी अभिज्ञेय जैविक लक्षणों की होती है। मतलब ये जो पीड़ा होती है इसका कोई जैविक लक्षण नहीं होता, या जितना जैविक लक्षण से होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। मतलब वो पर्सन बताता है कि जिस समस्या से जो पीड़ा उसको हो रही है, वो जो पीड़ा है बेसिकली जैविक लक्षण से जितनी पीड़ा होनी चाहिए, किसी समस्या से जितनी पीड़ा होनी चाहिए, उससे ज्यादा पीड़ा होती है, राइट? व्यक्ति किस प्रकार अपनी पीड़ा को समझता है, यह उसके पूरे समायोजन को प्रभावित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने समझाई है स्टूडेंट्स। व्यक्ति जो है अपनी पीड़ा को वो किस प्रकार समझता है। जैसे मान लेते हैं इस पर्सन को, इस गर्ल को अगर पीड़ा हो रही है, लेट्स से इसको हेडेक हो रहा है, तो उस हेडेक को वो पर्सन किस तरह से लेता है, किस तरह समझता है, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उसके समायोजन को प्रभावित करता है कि किस तरह इसको बैलेंस कर पा रहा है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको आगे मैं और आपको समझाने का एफर्ट करता हूं। कह रहे हैं कुछ पीड़ा रोगी सक्रिय साधक व्यवहार सीख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2 तरह के आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपके 2 हैं। पहला आपका है सक्रिय साधक व्यवहार। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सक्रिय साधक व्यवहार क्या होता है। ठीक है, इसे आप समझाइए। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बेसिकली एक्टिव कोपिंग स्किल, राइट? इसे क्या कहते हैं? सक्रिय साधक व्यवहार को एक्टिव कोपिंग स्किल कहते हैं। एक तरह की स्किल होती है। ठीक है, एक्टिव का मतलब सक्रिय है, कोपिंग स्किल का मतलब उसको हैंडल करने की, उसको साध लेने की एक जो आपके अंदर स्किल डेवलप आपने किया है, जो आपने अपने अंदर व्यवहार सीख लिया है, उसे हम कहेंगे सक्रिय साधक व्यवहार। इसके अंदर जो रोगी होता है, या जो भी पर्सन उस साइकोलॉजिकल फैक्टर से या उस मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रसित है, ठीक है, उसके साथ होता क्या है कि वो पीड़ा तो उसको होती है, राइट? एक्टिवली उसको पीड़ा हो रही है। जैसे लेट्स से इस गर्ल को अगर हेडेक हो रहा है तो इसको एक्टिवली हेडेक हो रहा है, लेकिन उस हेडेक की वो अवहेलना करेगी या करेगा। ठीक है, जिस पर्सन को वो पीड़ा है उसकी अवहेलना करेगा, मतलब उसको इग्नोर करेगा, उस पर ध्यान कम लगाएगा, करके सक्रिय रह सकते हैं, और उस पर ध्यान कम लगा के अपने आप को सक्रिय रख सकता है। और इस केस में वो अपने अंदर किस तरह की थॉट प्रोसेस ले आता है, मैं आपको उसको भी थोड़ा समझाने का एफर्ट करता हूं। इसके अंदर जैसे मान लेते हैं इस गर्ल के अंदर अगर लेट्स से इसको हेडेक हो रहा है, तो अपने हेडेक की जो पीड़ा है उस पे जो है इतना फोकस ना करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेडेक क्यों हो रहा है उसको मैं बेरर करूंगी, उसको सफर करूंगी, उसको मैं समहाउ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गर्ल खुद ले लेती है। कहने का मतलब ये है कि जो समस्या उस पर्सन को है उसकी सारी जिम्मेदारी ले लेता है कि मुझे दर्द है, इस दर्द के साथ इस पे ध्यान न देते हुए मुझे अपने लाइफ को आगे लेके जाना है, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। वो इस तरह से
चीजों को समझता है और इस तरह के उसके अंदर थॉट प्रोसेस आते हैं। तो ये आपका हो गया पहला क्या, सक्रिय साधक व्यवहार। इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है या आप कह सकते हैं जो मनोवैज्ञानिक विकार, इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रसित है, पीड़ा होने के बावजूद उसकी अवहेलना करके उसको सक्रिय है, वो पीड़ा है लेकिन उसका उस पर ध्यान न देते हुए चीजों को आगे लेके जाता है। तो ये फर्स्ट हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपका होता है, दूसरा आपका जो है निष्क्रिय साधक व्यवहार। जो निष्क्रिय साधक व्यवहार है इसे हिंदी इंग्लिश में कहेंगे बेसिकली पैसिव कोपिंग स्ट्रेटजी या पैसिव कोपिंग स्किल। ठीक है, जो निष्क्रिय, देखो निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब आपका सक्रिय होता है, राइट, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर एक्टिव एंड पैसिव। तो वही सेम यहां पर भी है। एक्टिव का मतलब जब कोई एक्टिव पर्सन वहां पर है, एक्टिव करता होता है, एक्टिव जो वहां पर सब्जेक्ट होता है। यहां पर निष्क्रिय है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। निष्क्रिय मतलब बिल्कुल पैसिव है ये। तो इस केस में जो भी पर्सन जिसको पीड़ा है या जो उस मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रसित है, जिसको भी समस्या है, वो करता क्या है, प्रयुक्त करते हैं जो घटी हुई सक्रियता या सामाजिक विनिवर्तन को बढ़ावा देता है। इसके अंदर वो जो पर्सन होता है वो समस्या होने के बावजूद उसे लगता है कि उस समस्या पे ध्यान न दे करके, उसको इनर्ट समझ करके, उसको निष्क्रिय मान करके वो कहीं और से आप ऐसा समझ सकते हैं कहीं और से अपने आप को वो समझाता है या कहीं और से किसी और तरीके से, किसी और आशा से, किसी और प्रयास से अपने आप को लाइव रखता है, मीन्स टू से अपने आप को बैलेंस करता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्सन को अगर कोई एक सर्टेन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हेडेक है या उसको बॉडी पेन है या उसको कोई समस्या है जो मनोवैज्ञानिक विकार है, तो उस पर्सन के अंदर जब पैसिव कोपिंग स्किल आएगी या जो निष्क्रिय जो साधक व्यवहार जब उसके अंदर आएगा तो उसको क्या लगेगा कि मैं जो है गॉड से प्रे करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मेरी सारी प्रार्थना ईश्वर से करने के बाद वो समस्या मेरी ठीक हो जाएगी, या वो सोच सकता है ये मेरी समस्या कुछ दिनों के लिए है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। मतलब एक सामाजिक विनिवर्तन को बढ़ावा देता है। जो सोशल जो चीजें होती हैं उन सब चीजों पे डिपेंडेंस उसकी आ जाती है। बेसिकली उसको लगता है कि मैं वो एक उसकी फैमिली का कोई पर्सन है वो आ जाएगा तो मेरी समस्या कम हो जाएगी, उसके रहने से मेरी समस्या कम हो जाएगी। इस तरह से वो चीजों को मतलब अपने आप को हैंडल करने की कोशिश करता है। राइट स्टूडेंट्स, तो मैंने फोकस किया यहाँ पर पीड़ा विकार। आई होप आप समझ गए होंगे। पीड़ा विकार में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका सक्रिय साधक व्यवहार, जब कोई मनोरोगी जो है अपने आप को मतलब कोई समस्या होने के बावजूद, सक्रिय होने के बावजूद उसको बैलेंस करता है, तो आपका फर्स्ट हो गया ये वाला यहाँ पर। और सेकंड आपका हो गया निष्क्रिय साधक व्यवहार, जिसे आपने अभी समझा है, जिसके अंदर रोगी जो है उस समस्या को निष्क्रिय मान देता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता, अपना ध्यान कहीं और लगा देता है, अपने आप को और कहीं बिजी कर देता है। उसको लगता है कि कोई पर्सन है वो आएगा उसके लाइफ में, उसकी वजह से वो चीजें अच्छी हो जाएंगी, या उसको लगता है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, उसको लगता है कोई और दूसरा रास्ता है जो उसकी हेल्प करेगा, और उस पर ध्यान नहीं देता है वो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे पीड़ा विकार। सो नेक्स्ट आपका आता है काय अलंबित विकार। ठीक है, जो काय अलंबित विकार होता है ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्टिग्मेटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें जो रोगी होता है कि रोगियों में कई प्रकार की बार बार घटित होने वाली लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक शिकायतें होती हैं। राइट, ये शिकायतें नाटकीय और बढ़े चढ़े रूप से प्रस्तुत की जा सकती हैं। कह रहा है उसकी जो समस्या होती है वो थोड़ी नाटकीय होती है, मतलब उसमें लगता है कि इसको कुछ नाटक टाइप भी कर रहा है, आपको ऐसा लग सकता है। ठीक है, अब वो कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बताया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें सामान्य शिकायतें क्या होती हैं, जैसे सर में दर्द हो गया, थकान हो गया, हृदय की धड़कनें हो गई, बेहोशी या दौरा, उल्टी करना, एलर्जी आना, इस तरह की समस्या। आपको लगेगा, जैसे मान लेते कोई मनोरोगी है, आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है ये नाटकीय है, ये ड्रामाबाज है, पूरी तरह से ड्रामा करता है, आपको ऐसा लग सकता है, जबकि वो एक मनोरोगी होता है। राइट, और उसका कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं होगा। आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर उसका टेस्ट करेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, इस विकार के रोगी यह मानते हैं कि वे बीमार है, अपनी बीमारी का लंबा और विस्तृत ब्यौरा बताते हैं। और जो ऐसे रोगी होते हैं उनको लगता है कि वो बीमार है, उनकी बीमारी का ही कारण उनके बॉडी में पेन है, दर्द है, थकान है, उनको लगता है उनकी बीमारी है, लेकिन उनकी कोई बीमारी नहीं होती, उसका कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं होता। अतः काफी मात्रा में दवाई लेते हैं, उस दवाओं का कोई खास फर्क नहीं होता, बिकॉज उसको डिजीज है ही नहीं। जब बायोलॉजिकल जब रीजन नहीं है, जब किसी चीज का बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, तो उसका दर्द, उसका जो है दवाओं से कोई मतलब नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात आपको बताना चाहूँ। अक्सर गाँव में देखा गया है जब ऐसी समस्याएं आती है तो लोग करते क्या है, जो थोड़े से अगर हम पिछले गाँव में चले जाए जहां पर थोड़ी इलिटरेसी है, जहां पर थोड़ा पिछड़ापन ज्यादा है, वहां लोग ऐसी समस्याओं को एक
विकार न समझ करके उनको लगता है कोई बाहरी उनको समस्या है, बाहरी इन द सेंस कि उनको लगता है कि कोई आत्मा है या कोई भूत प्रेत है उस पर्सन को सता रही है, उस पर्सन को परेशान कर रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के वो जो है कहानियां बनाते हैं, इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं। ठीक है, और जो पर्सन इस समस्या से ग्रसित होता है उसको भी लगता है कि मेरी समस्या का कारण शायद, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा एक्टिव वाला जो रीजन हमने पढ़ा कि सक्रिय साधक व्यवहार में पर्सन को लगता है क्या है, उसको लगता है कि मेरी जो समस्या है वो शायद किसी भूत की वजह से है या किसी बाहरी आत्मा की जो मेरे अंदर घुस गई है, इसकी वजह से मेरी बॉडी में समस्या हो रही है, वो चली जाएगी, आज नहीं कल तो चली जाएगी, वो इस आशा में ही रहता है। राइट स्टूडेंट्स, और उसको अगर कोई एक ओझा या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो झाड़ फूक करता है, अगर उसको एक मतलब क्या कहते हैं कुछ प्रसाद भी दे देगा तो उसको उससे उसके ऊपर बिलीव अगर उसका जम गया, उसका अगर विश्वास उसके ऊपर जम गया तो शायद उसका रोग ठीक भी हो जाता है, बिकॉज ये पूरी तरह से मनोरोग होता है। राइट, क्या होता है, ये एक मनोरोग होता है, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम ही है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकार, तो यहाँ पर मनोरोग होता है जिसको ठीक किया जा सकता है, कहने का मतलब। राइट, सो नेक्स्ट आपका आता है परिवर्तन विकार स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर इंग्लिश में। राइट, इसमें क्या होता है कि लक्षणों में शरीर के कुछ मूल प्रकारों में से सब में या कुछ अंशों में क्षति बताई जाती है। राइट, इसमें होता क्या है कि शरीर के कुछ हिस्सों में कुछ क्षति या कुछ समस्या बताई जाती है, पक्षाघात या अंधापन, बधिरता या बहरापन। राइट, और चलने में कठिनाइयों का होना इसके सामान्य लक्षण होते हैं। इसमें बेसिकली जो है, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति, उसको लगता है कि उसकी बॉडी में कहीं दर्द है, कहीं उसको घात है, इस तरह से लगता है। ठीक है, अंधापन उसको लगता है कि वो शायद उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो अंधा हो जाएगा। उसको लगता है कि शायद वो कम सुन रहा है, वो बहरा हो जाएगा या बहरा हो गया है। ठीक है, मतलब इस तरह के सामान्य लक्षण दिखाई देते, जबकि ऐसा उसका बायोलॉजिकल कोई रीजन नहीं होता, ऐसा कुछ होता नहीं उसके साथ में। यह लक्षण अधिकांशतः किसी दबावपूर्ण अनुभव के बाद घटित होते हैं जो अचानक उत्पन्न हो सकते हैं। और ये जो लक्षण होते हैं बेसिकली क्यों होते हैं, जब आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये गर्ल अगर लंबे समय से स्ट्रेस में है, तनाव में है, टेंशन में है, जब किसी टेंशन से ये लड़की या ये गर्ल जो है गुजर रही है लगातार सतत रूप से, तो होगा क्या कि आने वाले टाइम में इसके अंदर कुछ ऐसे मनोरोग आ जाएंगे कि जो उसको इस प्रकार के लक्षण उसको दिखाई देंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अंदर बेसिकली आपका पर्सन जो होगा वो उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी पूरी तरह से, और या लॉस ऑफ बैलेंस की बॉडी का जो लॉस होता है ना, बैलेंस का जो लॉस होता है वो हो जाता है। मतलब हम जब चलते हैं तो हमारी बॉडी एक बैलेंस फॉर्म में रहती है। आपने कभी इस चीज को महसूस नहीं किया होगा, लेकिन जेन्युइनली हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस करती है। हम दो पैरों पे चलते हैं। आपने जब पहली बार दो पैरों पे खड़ा किसी बच्चे को आप देखना कि जब फर्स्ट टाइम दो पैरों पे खड़ा होना सीख रहा होगा तो वो गिरेगा, पहले वो उसका बैलेंस नहीं बनेगा, लेकिन हम आराम से चल लेते हैं। क्यों? बिकॉज अपनी बॉडी का बैलेंस बना है। जैसे अगर आपने पहली बार जब हो सकता है साइकिल चलाना सीखा हो तो आपको लगता होगा बिगिनिंग में कि साइकिल कैसे दो बिल्कुल पतले पतले से टायरों पे चल लेती है। राइट, तो वहां पे बैलेंस बनाना जिस तरह से होता है उस तरह से हम अपनी बॉडी का बहुत ही एक तरीके से, क्या कहते हैं, सटीक तरीके से बैलेंस हमारी बॉडी का होता है, जो हमारे एक कोऑर्डिनेशन, हमारे ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से बेसिकली चलता है। हमारे जो दिमाग होते हैं उनके तालमेल से चलता है। अगर उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है तो हमें अपने बॉडी के अंदर डिसबैलेंस भी समझ में आने लगता है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है इसे शोकाय दुश्चिंता विकार कहते हैं, इसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। इसका इंग्लिश जो वर्ड है काफी फेमस रहा है, इस पे काफी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, फियर ऑफ कैचिंग डिजीज, मतलब इसके अंदर पर्सन जो होगा उसको अचानक कुछ ऐसी समस्या उसके अंदर हो सकती है, उसको लगेगा कोई इसको पकड़ ले जाएगा, कोई इसको घसीट लगेगा, कोई इसको मार देगा। उसके अंदर इस तरह के कुछ डर आ जाते हैं। उसकी स्किन जो होती है ड्राई होती है, उसका वेट, ऐसे पर्सन का वेट जो होता है गेन हो जाता है। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर मोटापा की शिकायत आ जाती है। तो मैं देखते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या लिख रखा है, मैं वो समझा दूं आपको। इन्होंने बताया कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस या शोकाय दुश्चिंता का जो समस्या होती है का निदान तब किया जा सकता है जब चिकित्सा आश्वासन किसी भी शारीरिक लक्षणों का न पाया जाना या बीमारी के न बढ़ने के बावजूद रोगी लगातार यह मानता है कि उसे गंभीर बीमारी है। राइट, कि इस केस में क्या होता है, रोगी को लगने लगता है कि उसको समस्या है, उसकी बीमारी बढ़ नहीं रही है, लेकिन उसको मन में शांति सुकून नहीं है, उसको लगता है मुझे कोई समस्या है, जबकि उसको समस्या नहीं है। राइट, तो इस केस में आप हाइपोकॉन्ड्रियासिस को समझ सकते हैं कि ये उसका लक्षण यहाँ पर आता है। शोकाय दुश्चिंता रोगी को अपने शरीर के अंगों की स्थितियों के बारे में मनोग्रसित ध्यान मग्नता और चिंता रहती है। उसको अपने बॉडी को लेकर के चिंता रहती है, टेंशन रहती है, पूरी तरह से मनोग्रसित होता है
और उस पर ध्यान लगा के रखता है तथा वे बराबर अपने स्वास्थ्य के लिए आकुल रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और जिसकी वजह से, जिसका कोई कारण नहीं होता मनोवैज्ञानिक रूप से, उसका बेसिकली कारण होता है जिसका कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं होता, अब वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। राइट, मैंने आपको जैसा कि बताया इसके अंदर डिफिकल्टी होती है बैलेंस बनाने में बॉडी का, बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको बताया कि फियर ऑफ कैचिंग होता है, बेसिकली मतलब कोई एक पर्सन किसी को पकड़ ले जाएगा ऐसा डर होता है, ड्राई स्किन हो जाती है, वेट गेन हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कोई समस्या नहीं होती। मान लेते कोई पर्सन है वो उसका वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया, बहुत ज्यादा मोटा हो गया, पफी हो गया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपका फूल सा पर्सन गया वो, ठीक है, तो उस पर्सन को लगेगा कि मेरी बॉडी में कोई बीमारी है, राइट, बीमारी की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि उसकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होती। राइट स्टूडेंट, सो आई होप आप समझ गए होंगे इसको भी बहुत अच्छे से। सो आज की क्लास में बस इतना ही था स्टूडेंट। सो अब हम मिलते हैं, एक एक विकार को हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो आप लोग देखने से हिचकिचाते हैं, राइट, तो ये बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो। सो आप सबसे एक आखिरी में रिक्वेस्ट भी होगी, मैं आपको साइकोलॉजी तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन साइकोलॉजी आप अच्छे से पढ़ेंगे तब उसका रीजन मिलेगा, राइट। तो आप सबको साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ना है, आपको साइकोलॉजी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, मैं बार बार आप सबसे कहता हूं, ठीक है। तो प्लीज आप साइकोलॉजी को एक साइकोलॉजी की तरह ही पढ़े, अच्छे से पढ़े और समझे। और आपसे आखिरी में मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज मेरी जो मेहनत है अधिकतम लोगों तक जो पहुंचेगी तभी उसका रीजन मिलेगा। ये जो वीडियोस हैं ये ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी जो पढ़ता है बच्चा उसी को बस वही देख सकता है, ऐसा नहीं, ये सारी चीजें कोई भी सीख सकता है, सबको देखनी चाहिए, सबको सीखना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेट ये आपके जीवन को ही निखार तो रहा है, आपके अंदर से ज्ञान ले रहा है जो जिससे आपका जीवन निखर रहा है। जो आप समय यहाँ वहां लगाते हो, फालतू की मूवीज देखते हो, फालतू की जो चीजें देखते हो, उससे बहुत बेटर है कि आप कम से कम अपने ज्ञान का लेवल बढ़ाओ, राइट। सो स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को शेयर करना और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना, राइट, और साथ ही साथ लाइक और जो है कमेंट्स, आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी की वीडियोस आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप जरूर देखिएगा। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।